हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जीएस ब्रह्मास बैच में हम लोग आधुनिक इतिहास कवर कर रहे हैं। आज क्लास 10 है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1885 से 1905 यह काल है उदारवादी चरण। 1905 से 1919 यह काल को कहा गया है उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण। और 1919 से 1947 इस काल को कहा गया है गांधीवादी चरण। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। 1905 में बंगाल का विभाजन करने की बात कही जाती है। तो ये इस जो बीच का जो काल है इस चरण को कहा गया उदारवादी चरण। यहाँ पर नरम दल एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर साधन कौन सा यूज किया जाता है? जब हम लोग पापा से बात करते हैं तो हम लोग रिस्पेक्ट में पापा से कहते हैं ना, हमको ये चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ता है, याचिका डेलीगेशन भेजना पड़ता है। तो ये उदारवादी चरण है। ब्रिटिश न्यायपालिका का विश्वास इसमें था उदारवादी चरण में। यहाँ पर नरम दल है। नरम दल में कौन कौन से लोग थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयब, रास बिहारी घोष, ये सब लोग नरम दल से संबंधित थे। 1905 में बंगाल का विभाजन होने बात कही जाती है। 1905 से 1919 का ये उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण है। उग्रवादी के जो लोग थे, इन्होंने उदारवादी को भिक्षावृत्ति कहा है, भिक्षा लेने वाला कहा है। इसमें गरम दल के लोग थे। इस उग्रवादी में गरम दल के लोग कौन कौन से थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इनके साधन कौन कौन से थे? इनके साधन थे स्वराज, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। यह साधन जो इनके साधन थे, यह साधन 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार सामने आया था यह साधन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। स्वराज की पहली बार मांग यहीं पर की गई थी, कलकत्ता अधिवेशन में ही। उसके बाद 1919 से 1947 का जो चरण है उसको कहा जाता है गांधीवादी चरण। इसमें 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो ये सारे आंदोलन हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में इसकी शुरुआत होती है, स्वदेशी आंदोलन की। उस समय क्योंकि यहाँ पर ये है भारत का मैप, यहाँ पर वेस्ट में हिंदू रहते थे और ईस्ट में मुस्लिम रहते थे। तो ये जो अंग्रेज थे ये हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम की जो एकता है इसको भंग करना चाहते थे, इसीलिए बंगाल का विभाजन करना चाहते थे। जब बंगाल विभाजन की बात चल रही थी तो उस समय कौन था? कर्जन थे। जुलाई 1905 में घोषणा होती है बंगाल विभाजन करने की और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू करने की बात कही जाती है। इसी के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। अब ये विरोध हो रहा है इसका, स्वदेशी इसका बंगाल विभाजन का। इसीलिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। इसीलिए हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं हस्तशिल्प दिवस, हैंडीक्राफ्ट डे मनाते हैं 7 अगस्त को। अगर आपसे पूछा जाए कि जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इसका सुझाव पहली बार किसने दिया था, तो पहली बार कृष्ण कुमार मिश्र ने। इनकी पत्रिका है संजीवनी, इसी में इन्होंने कहा था कि विदेशी वस्तु अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो उनकी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। तो सुझाव पहली बार कृष्ण कुमार मिश्र की पत्रिका से मिला था। तो 7 अगस्त को 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है बंगाल विभाजन के विद्रोह में। अगर आपसे लोग से पूछे कि स्वदेशी बांधव समिति बनाने वाले कौन है, तो स्वदेशी बांधव समिति बनाने वाले हैं अश्विनी कुमार। जो ये प्रस्ताव था, यह प्रस्ताव कहाँ पर रखा गया था? बनारस अधिवेशन में रखा गया था, 1905 में रखा गया था। उस समय इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। फिर उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन रुक जाता है। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार क्यों लगता है? क्योंकि जॉर्ज पश्चिम भारत की यात्रा पे आते हैं। जब ये यात्रा पे आते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है मुंबई में। दिल्ली दरबार जब 1911 में लगता है, उस समय वायसराय कौन थे? हार्डिंग सेकंड थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो बंगाल का विभाजन है वो रद्द कर दिया गया है। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, 2 बातें होती है। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है और कोलकाता उस समय राजधानी थी और राजधानी कहा गया कि कोलकाता से दिल्ली होगी। घोषणा होती है 1911 में और राजधानी बनती है 1912 में दिल्ली। बंगाल विभाजन कहाँ पर रद्द किया गया? 1911 का जो दिल्ली दरबार लगाया गया था उसमें घोषणा होती है कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया है। नोट है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन
जब उस समय करने की बात हो रही थी, उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर थे। नेक्स्ट है आपका होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट या मूलतः कहाँ का है? आयरलैंड का आंदोलन था और इसकी शुरुआत मतलब इंडिया में भी यह पहुंच जाता है। इसकी शुरुआत 1916 में होती है। करने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं और एनी बेसेंट है। बाल गंगाधर तिलक इसकी स्थापना बेलगांव में करते हैं। बाल गंगाधर तिलक का हेडक्वार्टर कहाँ था? पुणे में था। एनी बेसेंट इसका मतलब स्थापना कहाँ करती? IDR मद्रास में करती है। बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा शिवाजी महोत्सव और गणेश जी महोत्सव मनाया जाता था। तो ये था होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा। फ्रेंड जिसको भी इसका PDF चाहिए टेलीग्राम पर सर्च कर सकता है @justdoityar। अब आता है चंपारण सत्याग्रह। 1915 में गांधी जी वापस इंडिया आ जाते हैं। अब गांधी जी फिराक में रहते हैं कि हमको कोई बुलाए, तो उस समय चंपारण सत्याग्रह होता है। कहाँ पर? बिहार में होता है। 1917 में होता है। और क्यों होता है? 3 कठिया प्रथा थी। इसी प्रथा के विद्रोह में यह होता है क्योंकि किसानों को 3/20 भूमि पर नील की खेती करने को मजबूर किया जा रहा था। तो इसी के विद्रोह में 3 कठिया प्रथा के विद्रोह में यह सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह। तो इस सत्याग्रह में गांधी जी को बुलावा कौन देता है? बुलावा देते हैं राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलावा देते हैं और गांधी जी इसमें आते हैं इस सत्याग्रह में और इस सत्याग्रह को सफल बनाते हैं। इस सत्याग्रह को जब सफल बन जाता है उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी। अभी गांधी जी ने खुद का कोई सत्याग्रह नहीं शुरू किया, जो कोई दूसरे लोग शुरू किए उनके सत्याग्रह में आ रहे हैं, उसमें मतलब उसको सफल बना रहे हैं। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है 1918 में। किसके लिए होता है? प्लेग बोनस इसके लिए यह सत्याग्रह मतलब यह आंदोलन शुरू होता है और इसमें भी गांधी जी आते हैं और गांधी जी ने इसमें पहली बार भूख हड़ताल करते हैं और यह आंदोलन भी सफल होता है। उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन होता है 1918 में। अकाल पड़ जाता है मतलब किसान मतलब जो ज़मीन मतलब रहती है फसल वहाँ मतलब अकाल पड़ जाता है और भू राजस्व अंग्रेज जो है वो भू राजस्व ज़्यादा मांगते हैं। जब अकाल पड़ गया तो भू राजस्व किसान कैसे दे? तो भू राजस्व के खिलाफ यह आंदोलन होता है, खेड़ा किसान आंदोलन। और इसमें विट्ठल भाई पटेल रहते हैं और महात्मा गांधी जी भी इनको बुलाया जाता है। तो विट्ठल भाई पटेल और महात्मा गांधी इस आंदोलन में रहते हैं, खेड़ा किसान आंदोलन में, और यह भी सफल हो जाता है। उसके बाद रॉलेट एक्ट होता है 1919 में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सिडनी रॉलेट इसकी अध्यक्षता करता है। इस एक्ट को कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। इसको काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। इस एक्ट का विरोध कौन करता है? इस एक्ट का विरोध करते हैं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इसका विरोध करते हैं। इनके विरोध में ये विरोध करते हैं रॉलेट एक्ट का। जब ये विरोध करते हैं तो इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। इनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इन्हीं के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में शांतिपूर्ण विद्रोह मतलब लोग करते हैं कि इनको मतलब आज़ाद कर दे, इनको गिरफ्तारी इनका हटा दिया जाए। तो इन्हीं के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में शांतिपूर्ण विद्रोह किया जाता है, कोई शांतिपूर्ण किया जाता है। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी का दिन था। उस दिन जनरल डायर ने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर को ब्रिटेन का शेर कहा जाता है। जनरल डायर को ब्रिटेन का शेर कहा जाता है। इसने ही मतलब अमृतसर में जो जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण मतलब वो हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, वहाँ पर क्या कहा कि गोली चलवा दे। अब ये देखिए, ये जलियांवाला बाग है, ये जलियांवाला बाग है और बीच में कुआं है और लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे हैं। अब यहाँ से चारों तरफ से अंग्रेज अगर गोली फायर करेंगे तो लोग क्या करेंगे? अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदेंगे। अब सोच सकते हैं उस समय कहते हैं कम लोग मरे लेकिन बहुत लोग मारे गए थे इसमें। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इसमें कूद जाते हैं। अब कहीं भागने का रास्ता नहीं रहता, इन लोगों के पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं रहता है, तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें मौतें हुई थी। तो इस जो कांड हुआ था इसको कहा जाता है जलियांवाला नरसंहार। किसने कराया था? जनरल डायर ने कराया था। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और शंकरन नायर ये वायसराय थे कार्यकारिणी में, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस जांच के लिए जो कांड हुआ था, इस जांच के लिए कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी। इसमें कहा गया कि जो जनरल डायर है यह निर्दोष है। अब इसकी यह बात जो सरदार उधम सिंह थे इनको हजम नहीं हुई, क्योंकि
कैसे ये निर्दोष हो सकता है। तो इन्होंने 1940 में लंदन ये गए और यहाँ पर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। लंदन वहाँ पे घुस के, उन्हीं के देश में घुस के वहाँ पर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। लेकिन ये डायर, ये वाला डायर नहीं है, ये दूसरा डायर था, मतलब हत्या कर दी लेकिन दूसरे डायर की हत्या कर दी। लेकिन की तो हत्या, तो ये हत्या कर दी है तो इनको वहाँ पर फांसी दे दी जाती है। तो शहीद सरदार उधम सिंह लंदन में गए और माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। कब की? 1940 में की, क्योंकि ये जो जांच हुई थी इस जांच में डायर को निर्दोष बताया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। अंग्रेज के लोग हैं, अंग्रेज का कानून है, तो अपने लोगों को वो लोग निर्दोष बताएंगे ही। उसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है 1919 से 1924 तक। पहला विश्व युद्ध का अंत होता है। इसमें जो तुर्की थे वो हार जाते हैं, तुर्की जर्मनी मतलब, तो तुर्की जो हार जाते हैं, तो तुर्की में जो मुसलमानों का सर्वोच्च पद होता है वो होता है खलीफा। इस पद का अंत करते हैं अंग्रेज, मतलब इस पद का अंत कर देते हैं। इसी पद के अंत करने के विरोध में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है। यह स्टार्ट होता है तुर्की में, लेकिन यह धीरे धीरे भारत में भी आ जाता है, मतलब सब जगह पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। तो धीरे धीरे भारत में आता है। भारत में अली बंधु दो भाई रहते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों ने 17 अक्टूबर 1919 को कहा कि खिलाफत दिवस के रूप में घोषित किया कि खिलाफत दिवस हम लोग बनाएंगे 17 अक्टूबर 1919 को। और इसमें मतलब गांधी जी भी आ जाते हैं। उसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कमीशन के अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? गांधी जी। अब गांधी जी को एक मंच मिल गया, अब इसके अध्यक्ष बन गए हैं गांधी जी। यहीं पर अब खिलाफत आंदोलन इधर उधर पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि कुछ समय बाद जो तुर्की में कलाम पाशा थे, इन्हीं के द्वारा खलीफा पद का समाप्त कर दिया गया, तो आंदोलन भी समाप्त हो गया। क्योंकि तुर्की में ही कलाम पाशा थे, उन्हीं के द्वारा खलीफा पद समाप्त कर दिया गया, तो आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो ये कहाँ गया इसका कुछ पता नहीं, लेकिन इनको गांधी जी को मंच मिल गया था। तो गांधी जी ने यहीं से 1920 में गांधी जी ने साथ ही साथ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? ये मतलब इसी मंच से किया, तो इसलिए इसका भी जिक्र करना जरूरी था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 तक चलता है, मतलब स्टार्ट होता है और 12 फरवरी 1922 तक समाप्त हो जाता है। 1 अगस्त स्टार्ट होता है और 12 फरवरी को समाप्त हो जाता है। उस समय अगर असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड थे। अब ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर जाता है? सितंबर 1920 को विशेष अधिवेशन कलकत्ता में यह भेजा जाता है। उस समय हेड थे लाला लाजपत राय, यहाँ से यह पास होता है। और 1920 में नागपुर अधिवेशन, इस समय के यहाँ के हेड थे वी राघवाचारी, यहाँ दोनों ये जगह यह पास हो जाता है। उसके बाद इसी समय जब यह आंदोलन मतलब स्टार्ट होता है, उसी समय 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है। और गांधी जी, क्योंकि उस समय बाल गंगाधर तिलक बहुत पॉपुलर थे, तो गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड बना दिया और उस समय इसमें करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गए थे। तो गांधी जी, ये असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ, ये मतलब उस समय गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर पुलिस में जो थाने हैं वहाँ पर आग लग जाता है। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं बरदौली से इसकी घोषणा कर देते हैं कि असहयोग आंदोलन हम समाप्त कर दे रहे हैं। गांधी जी ने सक्रिय निष्क्रिय पॉलिसी अपनाई थी। कभी मतलब एक्टिव रहते थे, फिर इनएक्टिव हो जाते थे। गांधी जी 1917 में एक्टिव हुए हैं, फिर 1920 में असहयोग में एक्टिव थे। उसके बाद 1922 में इसको समाप्त करके इनएक्टिव हो जाते हैं। 1938 में गांधी जी इनएक्टिव रहते हैं, 1938 तक एक्टिव रहते हैं। उसके बाद 1938 में लाहौर जब होता है तो फिर यहाँ पर 1930 में एक्टिव हो जाते हैं। तो मतलब गांधी जी एक्टिव डिसएक्टिव होते रहते हैं। जब समय देखते हैं तब एक्टिव हो जाते हैं, और जब समय नहीं रहता तब इनएक्टिव रहते हैं, दूसरा काम में अपना दिमाग लगाते हैं। फिर 1932 में ये सक्रिय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एंड करते हैं। उसके बाद 1940 तक गायब रहते हैं। उसके बाद 1942 में आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत को आज़ाद करके ही छोड़ते हैं। तो गांधी जी ने सक्रिय निष्क्रिय पॉलिसी अपनाई है। अब देखते हैं बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात से इसकी शुरुआत होती है। नेतृत्व कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करते हैं। किसके विद्रोह में यह सत्याग्रह शुरू होता है? उस समय अकाल पड़ जाता है, और अकाल में
कर में 30% वृद्धि कर देते हैं अंग्रेज। इसी के विद्रोह में यह सत्याग्रह स्टार्ट होता है, बारदोली सत्याग्रह। जब ये स्टार्ट मतलब यह जब विद्रोह होता है उसके बाद जो कर है उसको 6% कम कर देते हैं अंग्रेज, और इसके जांच के लिए आयोग बनता है। इस आयोग का नाम है मैक्सवेल बूमफील्ड आयोग। तो इस आयोग में जांच होता है तो कहा जाता है मतलब हाँ अकाल पड़ा है, तब कर को 6% कम कर दिया जाता है। इसके बाद जो महिलाएं हैं वो पटेल जी को सरदार की उपाधि दे देते हैं बारदोली सत्याग्रह में। पटेल जी को किसकी उपाधि मिल गई? सरदार की। अब आता है लाहौर अधिवेशन 1928 में होता है। इसके हेड कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। गांधी जी ने इसमें 11 सूत्री मांग की पेश की अंग्रेजों से। गांधी जी जान रहे थे कि अंग्रेज मेरी मांग पूरी नहीं करेंगे, लेकिन जानबूझकर इन्होंने मांग मांगी और ये मान रहे थे कि हाँ ये मेरी मांग नहीं पूरी करेंगे। इन्होंने 11 सूत्री मांग में से कुछ मांगे हैं। नमक कर समाप्त कर दीजिए, बंदियों को रिहा कर दीजिए, शराब को बैन कर दीजिए, भू राजस्व को 50% कर दीजिए। अब अंग्रेज तो मानने वाले हैं नहीं और गांधी जी भी मान रहे थे कि ये मानेंगे नहीं। उसके बाद लाहौर अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी ने कहा मतलब पब्लिक से कहा, मैंने घुटनों के बल बैठकर रोटी मांगी है लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिले हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब गांधी जी क्या कहते हैं? मैंने घुटनों के बल बैठकर रोटी मांगी लेकिन मुझे रोटी के बदले क्या मिला? पत्थर मिला। अब मैं स्टार्ट करूँगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विद्रोह में स्टार्ट किया जाता है। इसके खिलाफ दांडी यात्रा प्रारंभ की जाती है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट की जाती है। 78 अनुयायी इसमें साथ देते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पर नमक पर सभी का अधिकार या घोषणा की जाती है दांडी स्थान पर। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने दांडी की जो मार्च होता है उसको कहा है कि नेपोलियन की पेरिस मार्च की तरह है और मुसोलिनी की रोम मार्च की तरह है। मतलब जो दांडी मार्च था गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस ने उसको कहा कि नेपोलियन की पेरिस मार्च की तरह है और मुसोलिनी की रोम मार्च की तरह है। अब जो दांडी यात्रा है ये पूरे भारत में इसका प्रसार हो गया। पूरे भारत में इसका प्रसार हो गया। ये देखिए ये है उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत में यहाँ पर थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे यहाँ पर। इन्होंने लाल कुर्ती दल स्टार्ट किया और खुदाई खिदमत गार स्टार्ट किया। यहाँ पर इनको कहा जाता है सीमा वाला गांधी बोला जाता था, सीमांत गांधी इनको बोला जाने लगा। मतलब दांडी यात्रा से संबंधित इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की और खुदाई खिदमत गार की स्थापना की। इसकी स्थापना किसने की है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने की है। इनकी पत्रिका का नाम है पख्तून। ये भी ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान की पत्रिका है पख्तून। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नागालैंड तक आंदोलन पहुँच गया था। नागालैंड में नेतृत्व कौन कर रहा था? जदो नाग नागालैंड में नेतृत्व कर रहे थे। इनकी बहन का नाम है गाइडे नेल्यू। इनको यह भी आंदोलन में उतर जाती है और इनको इस आंदोलन में जेल में बंद कर दिया जाता है और जब हम लोग भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद इनको आज़ाद कराया जाता है। तो इनको जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी। अगर पूछा जाए रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने किसको दी? तो गाइडे नेल्यू को दी। उसके बाद यहाँ पे है दक्षिण भारत में नेतृत्व कर रहे थे श्री राजा गोपालचारी। यहाँ पर इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यह यात्रा शुरू की थी श्री राजगोपालाचारी में। और यहाँ पर स्थान है धरासाना में नेतृत्व कर रही थी सरोजनी नायडू। तो पूरे भारत में यह स्टार्ट हो गया था। अब उसके बाद होता है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। किसके मध्यस्थता होता है? तेज बहादुर सरपू और जयकर इनके मध्यस्थता होता है। इसमें नमक कर को समाप्त कर दिया जाता है। नमक कर को समाप्त कर दिया जाता है और इस समझौते में कहा जाता है कांग्रेस को अप्रूवल मिल जाता है जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेने का। गांधी जी इसमें भाग लेते हैं पर यह संतुष्ट नहीं होते। उसके बाद इन्होंने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। उसके बाद कुछ दिन शांत थे, उसके बाद फिर लेके आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। बीच में होता है एक व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में होता है। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। अगर पूछा जाए कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है तो विनोबा भावे हैं। इनको भूदान आंदोलन का संस्थापक मतलब भूदान आंदोलन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था और रेमन मैग्से अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं विनोबा भावे।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है तो जवाहरलाल नेहरू हैं, और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है, ब्रह्मदत्त हैं। अब स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। यह वृद्धा प्रस्ताव रखा जाता है 1942 में, पास करवा दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। तो गांधी जी उस समय कहते हैं, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। यह किसने कहा, गांधी जी ने कहा। भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट करने वाले थे तो कांग्रेस इनका मतलब इसमें साथ नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने यह स्पीच दी थी कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को बम्बई के गवलिया टैंक से गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, मतलब इस आंदोलन में कहा करो या मरो, डू एंड डाई। इन्होंने मतलब कहा कि इस आंदोलन में आपको खुद ही अपना नेतृत्व करना होगा, कोई नेता नहीं नेतृत्व करेगा, कोई मतलब इसमें लीडरशिप नहीं करेगा, क्योंकि इनको पता था कि इस आंदोलन में बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वही हुआ। रात को 9 अगस्त 1942 को रात को 12 बजे, जब रात को 12 बजता है तो ऐसे लिखा जाता है ना 0000 तो रात को 12 बजे ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट किया जाता है, और जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे गांधी जी हुए या कोई और नेता हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को कहाँ रखा जाता है, पुणे के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 9 अगस्त की ही डेट क्यों चुनी गई, यहाँ पर देख लीजिए। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती की जाती है, किसके द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र राहेड्डी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद। ये 3 लोग तो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं, भाग जाते हैं। तो इसी को यादगार बनाने के लिए 9 अगस्त को डेट रखी जाती है। अगर पूछा जाए कि जो ये काकोरी ट्रेन डकैती है, इसको वर्तमान में इसका अभी हाल ही में नेम इसका चेंज हो गया, इसका नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नाम बदल दिया गया, रख दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन, यह भी ध्यान रखिएगा। तो इसी को यादगार बनाने के लिए 9 अगस्त डेट रखी जाती है। तो गांधी जी क्या कह देते हैं कि अपना नेतृत्व आप लोग खुद करिए, करो या मरो, डू और डाई वाला केस आ गया। उसी में बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तूर पांडे ने पहली समांतर सरकार स्थापित कर दी, और दूसरा है मतलब बहुत समांतर सरकारें स्थापित हुई, लेकिन पहली याद रखिए, और सर्वाधिक लंबी सरकार कौन थी ये याद रखिए। सतारा महाराष्ट्र में YV चौहान और नाना पाटिल ने समांतर सरकार स्थापित की। सर्वाधिक लंबी सरकार चलने वाली यही है, सतारा महाराष्ट्र वाली। 1943-1945 तक यह सरकार चली। और उषा मेहता, इन्होंने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कर दी। गांधी जी बोले थे उस दिन, मतलब 8 अगस्त 1942 को, जब ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट होने से पहले कहे थे कि मतलब आप लोग इसमें नेतृत्व अपना खुद करिए, और सरकारी नौकरी मत छोड़िए, सरकारी नौकरी में रहिए। जो सैनिक हैं वो अपने भाइयों को गोली नहीं मारे, उसी में रहकर ही अपनी मतलब सरकारी नौकरी में रहकर ही अपने देश के लिए काम करिए। तो उषा मेहता बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना करती हैं। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद आता है शाही नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह होता है फरवरी 1946 में। इसमें एक जहाज़ है, इसका नाम है नेवी शिप तलवार, इस जहाज़ का नाम है। इस जो जहाज़ है नेवी शिप तलवार, इस जहाज़ पर BC दत्त ने क्विट इंडिया, भारत छोड़ो वाला मतलब जो टैग है भारत छोड़ो आंदोलन, वो वाला लिख दिया, क्विट इंडिया भारत छोड़ो। कहाँ पर लिखा, नेवी शिप तलवार पर लिख दिया। तो इसलिए लिख दिए तो अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लिए। इन्हीं के विद्रोह या गिरफ्तार कर लिए। इस विद्रोह के लिए आगे कौन आए, MS खान आगे आए। MS खान की लीडरशिप में शाही नौसैनिक विद्रोह चलाया गया। अगर पूछा जाए शाही नौसैनिक विद्रोह किसने चलाया है, MS खान ने चलाया है। इसी विद्रोह में जो BC दत्त को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उन्होंने नेवी शिप तलवार पर लिखवा दिया क्विट इंडिया। तो ये थे राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं दिन सुबह से ही बैठी हूँ, इसको लिखी हूँ, क्योंकि मैंने कल तक नहीं लिखा था। मैंने बोला था कि मैं आज अपलोड कर दूँगी, इसलिए मैंने अभी तक ये लिख के तुरंत अपलोड करके डाल रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रमुख व्यक्तित्व हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।